जानकी और किशन की बेटी अनामिका बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। माँ बाप दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। एक लौती लड़की होने के कारण लाड़ प्यार से पालते हैं, उसकी सारी मांगे पूरी करते हैं। पर वो बचपन से ही ठान ली थी कि शादी कभी नहीं करेगी। अगर शादी करेगी तो ससुराल कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो टीवी पर क्राइम स्टोरी बहुत ज्यादा देखती थी और उन क्राइम स्टोरी में सास ससुर कैसे बहू को टॉर्चर करके उसको कैसे मार देते हैं, वो सारी वारदातें वो हूबहू टीवी में देख रही थी। उम्र उसकी 20 साल हो गई, पर अब भी उसके अंदर वो डर नहीं गया। एक बार अनामिका की माँ आकर उससे, बेटी, तुम इस तरह से शादी से डरती रहोगी तो कैसे होगा? किसी न किसी दिन तुम्हें तो शादी करनी ही होगी। बिना शादी करके कुंवारी तो नहीं रह सकती हो। हम ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक जिंदा रहेंगे? उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? मेरी बात मानो बेटी, तुम्हारे अंदर का जो डर है वो निकाल फेंक दो। हर ससुराल वाले वैसे नहीं रहते, कोई बहुत अच्छे रहते। मेरा कहा मानो बेटी, तुम हाँ बोल दो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। माँ, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ससुराल वालों के खिलाफ हूँ। मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। जो भी मुझसे शादी करेगा वो मेरे साथ यही इसी घर में रहेगा। मुझे घर जमाई चाहिए। वैसे भी हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कोई ऐसा लड़का जो होगा जो घर जमाई बन सकता है, अगर ऐसा तुम्हारी नजर में कोई है तो मैं उससे जरूर शादी करूंगी, वरना मैं खुद दूल्हा ढूंढूंगी। तब तक मुझे परेशान मत करो माँ। जानकी जाकर अपने पति से अनामिका की कही हुई बातें बोलती है। तब किशन आकर अनामिका को समझाने की कोशिश करता है। बेटी अनामिका, तुम्हारी ये जिद सही नहीं है। कौन भला अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ रहने आएगा? सबको अपना घर प्यारा होता है। सभी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। बेटी, तुम सोचो, तुम्हारा अगर कोई भाई होता तो वो भी घर जमाई बन जाता तो तुम्हें अच्छा लगता? हमारे मन को कितना ठेस पहुंचता। तुम्हारी माँ तो टूट जाती, तब तुम भी तुम्हारे भाई के खिलाफ जाती। अगर तुम्हारे भाई के लिए वो गलत साबित होती तो तुम्हारे लिए भी तो गलत है ना बेटी? बस पापा, आप मुझे मत समझाइए। आप जितना भी मुझे समझाएंगे मैं नहीं समझूंगी, क्योंकि मेरे मन में डर बैठ गया है और वह डर कभी मेरे मन से नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा लड़का हो जो घर जमाई बनना चाहता है, वही लड़के से मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं खुद ढूंढ लूंगी या फिर कुंवारी रह जाऊंगी। पापा, आप मेरे बारे में मत सोचिए, मेरी बारे में फिक्र मत कीजिए, मेरा निर्णय अंतिम है। अनामिका की बात सुनकर बाप का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर वहां से निकल जाता है। किशन एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो अपने कारीगरों में से कौन अच्छा है उसकी खोज में लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता है। किशन के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो अखबार में जिसके माँ बाप नहीं है और जो कोई भी अनाथ है, वैसा अगर कोई है तो उसको अपने दफ्तर में नौकरी मिलेगी, ऐसा इख्तियार वो डालता है। एक दिन एक लड़का रमेश एप्लीकेशन लेटर लेकर किशन के दफ्तर में पहुंचता है। रमेश के एप्लीकेशन लेटर में वो बिन माँ बाप का अनाथ बच्चा है कहकर लिखा होता है। ऊपर से रमेश दिखने के लिए बहुत ही अच्छा है। पहली ही नजर में रमेश किशन को पसंद आ जाता है और वो मन में ठान लेता है कि यही लड़का मेरी बेटी के लिए लायक है। वो रमेश को मैनेजर का पोस्ट देता है और उसी दिन वो चाय पिलाने के लिए अपना घर भी लेकर जाता है। अनामिका को पहली ही नजर में रमेश भा जाता है। रमेश को भी अनामिका पसंद आ जाती है। एक पल के लिए भी देर न करते हुए किशन तभी रमेश के सामने अनामिका की शादी का प्रस्ताव रखता है। रमेश भी एक ही पल में हाँ बोल देता है। कुछ ही दिनों में रमेश और अनामिका की शादी धूमधाम से होती है। अब रमेश घर जमाई बनकर अनामिका के घर पर ही रहता है। दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिन के बाद अचानक रमेश के अंदर बदलाव आता है। वो अनामिका से प्यार तो करता है, पर उसके घर में रहने के लिए उसको अच्छा नहीं लगता है। एक दिन वो अनामिका से, अनामिका, तुम बुरा मत मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मुझे तुम्हारे घर पर रहने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं कमा सकता हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल ठीक से कर सकता हूँ। तो फिर हम इस घर में क्यों रहें? मेरा कहा मानो, हम अपने ही घर में चले जाते हैं, क्योंकि लोग मुझे बहुत ताने दे रहे हैं।
घर जमाई बन के रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बात सुनो, मेरा खुद का घर है, हम अपने घर में रह सकते हैं। और अपने घर में रहना मतलब वो अलग बात है, वो स्वर्ग जैसा लगेगा। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा हमारा घर। मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करूँगा और मैं इतना प्यार करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और तुम्हारे अंदर का जो डर है, वो डर मैं हमेशा के लिए मिटा के रहूँगा। तुम मेरे ऊपर यकीन रखो। चलते हैं हम अपना घर और बहुत ही खुशी दूंगा मैं। आपने ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई, आज बता रहे कि आपका एक घर भी है। आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है, आपने मुझे धोखा दिया है। मैंने अपने बाप से पहले ही बोला था, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो घर जमाई बन के रहे। अब आप बात बदल रहे। आप अनाथ है तो आपका खुद का घर कहाँ से आया? आप झूठ बोल रहे। आप इस घर से जाना चाहते हैं, आप मुझे धोखा दे रहे। मैं ये होने नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो अनामिका। मेरा खुद का घर नहीं, बल्कि मेरे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी है। मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए तुम्हारे पापा ने जब अखबार में ये इख्तियार डाले, वो पढ़कर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे तभी नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। नौकरी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मुझे मेरे घर वालों की देखभाल करनी थी। उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मैंने ये झूठ बोला, और ऊपर से तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया और शादी भी कर ली। पर अब मैं मेरे घर वालों को धोखा नहीं दे सकता अनामिका। मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे, मुझे मेरा घर जाना है। चलो हम दोनों साथ मिलकर अपने घर चलते हैं। मैं तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर वहां पे रखूंगा, कभी किसी बात की कमी होने नहीं दूंगा। आप झूठे, आप मक्कार है, आपने मुझे धोखा दिया है। मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आज से आपको अपना पति नहीं मानती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। I hate you, I hate you, get out of my life। इतना कहकर अनामिका रमेश को अपने घर से निकाल देती है। रमेश बेचारा रोते हुए उस घर से निकल जाता है। रमेश अनामिका से बहुत प्यार करता है और अनामिका भी रमेश से बहुत प्यार करती है, पर वो अपना जिद नहीं छोड़ना चाहती। उसके मन में जो डर था ससुराल का, वो डर कभी नहीं गया। दिन बीतते गए। अनामिका को अब रमेश की बहुत याद आने लगी। रमेश के लिए वो तड़पने लगी। उसकी तड़पन देखकर अनामिका के माँ बाप को समझ में आ गया कि वो रमेश से बहुत प्यार कर रही है और उसकी याद उसे बहुत आ रही है। वो खाना पीना भी छोड़ देती है। रमेश की याद उसे बहुत ही कमजोर बना देती है। वो देखकर अनामिका की माँ आकर अनामिका से, मुझे औरत के दिल के बारे में पता है बेटी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें रमेश की याद बहुत आ रही है। तुम उसके बिना जी नहीं सकती हो। बेटी अभी तो बात मानो। कोई भी लड़का घर जमाई बनना पसंद नहीं करता है बेटी। हर लड़का अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहना चाहता है बेटी। रमेश तुमसे बहुत प्यार करता है बेटी। रमेश ने मुझे बहुत बार फोन किया। जब भी फोन करता है तुम्हारे बारे में ही पूछता है बेटी। वह तुम्हारे इंतजार में ही बैठा है बेटी। जा बेटी जा, और जाकर अपने पति का घर बसा बेटी। अपने मन का डर निकाल फेंक बेटी, जा। तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा बेटी। माँ की बात सुनकर अनामिका के आंखों में आंसू निकल आते हैं। उसके अंदर पश्चाताप का भाव दिखता है और वो रोते हुए आकर माँ को गले लगाती है और गले लगाकर माँ से बोलती है, माँ मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने रमेश के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। मेरे अंदर का जो डर था, वही डर ने मुझे उनको बहुत बुरा भला कहने के लिए मजबूर कर दिया माँ। मैं बहुत ही पाखंडी औरत हूँ माँ। मैं बहुत ही बुरी हूँ। मुझे लगता है मैं उनके लायक नहीं हूँ। मुझे उनके चरणों में गिरकर रोने के लिए मन कर रहा है माँ। तुरंत कुछ समय बाद रमेश वहां पर आ जाता है और वो अनामिका को गले लगाता है। अनामिका और रमेश दोनों हंसते हुए अपना घर चले जाते हैं। रमेश की माँ बाप अनामिका से बेटी जैसा प्यार देते हैं। ससुराल वालों के ऊपर जो डर उसके अंदर था, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 1 साल के अंदर अनामिका को एक सुंदर सा बालक पैदा होता है।
प्रसाद ऑटो ले आकर सीधा अनाथ आश्रम के सामने रोकते हैं। बहुरानी अनामिका ऑटो से नीचे उतरती है। कितना हुआ पिताजी? 100 रुपए बहू। फिर अनामिका 100 रुपए निकाल के उन्हें दे देती है। घर पे इतने लोग होने के बावजूद अनाथ आश्रम आना जरूरी है तुम्हारा बहू। मुझे गलत मत समझिएगा पिताजी, वहाँ सबके होने के बाद भी सब मुझसे प्यार से पेश आते हैं। फिर भी वो मेरा ससुराल है, लेकिन यहाँ पे बाहर पे बोर्ड लिखा हुआ है ना, अनाथ आश्रम, ये तो मेरा मायका है। हाँ बहू, पहले भी कई बार कहा था तुमने, पर मैं ही भूल गया था। जाओ अपनी माँ के यहाँ जाओ, अपने परिवार के साथ समय बिताओ और जब तुम्हें ससुराल वापस आने का मन करे तो आ जाना। ठीक है पिताजी, आप सही सलामत जाइएगा। हाँ। इतना कहकर अनामिका अनाथालय के अंदर चली जाती है। प्रसाद भी अपना ऑटो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका वहाँ से सीधा अनाथालय के अंदर एक आम के पेड़ के नीचे जाती है। उस पेड़ में बस एक ही आम लटका हुआ था। उस आम को बड़े ही प्यार से देखते हुए, तुम कैसी हो माँ? अनामिका के इस तरह से पूछने पर वो आम बात करने लगता है। तुम आई हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बच्चे कैसे हैं? तुम उन्हें साथ में नहीं लाई? आपको मुझसे मिलने का मन होता है तो आप सपनों में आती है, फिर मैं आपके पास ना आके कैसे रहूं बताइए? वो आम के पेड़ के पास खड़ी होकर बात कर ही रही थी, तभी कौशल्या जो उसी अनाथ आश्रम को चलाती थी वो आती है। कैसी हो अनामिका? जब मैं यहाँ हूँ तो मेरी बेटी के साथ क्या हो सकता है? मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो उससे पहले मुझे पता चल जाता है। आँखों में ही सब कुछ तो है और वो आँखें बहुत कुछ कह देती है। एक बार तुम बात करने लगो फिर तो सबकी बोलती बंद। एक बार तुमने जो इस पेड़ को सड़क के ऊपर देखा था, फिर ट्रक बुलाकर तुमने उस पेड़ को यहाँ लाके लगवाया, फिर ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, तब से ये बात यहाँ आने वाले सभी को ये बताती है अनामिका। वैसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर आम खाने का मन हुआ, मैं तुम्हें मीठा मीठा स्वादिष्ट आम दूंगी। उस बारे में तो कुछ नहीं कह रही हो। तुम लोग बातचीत करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है। अनामिका आम के पेड़ के साथ बातचीत करने लगती है। थोड़ी देर बाद अनामिका का फोन बज उठता है। बताइए माँ जी, ऐसा कब वो आई? रुकिए, मैं आती हूँ। इतना कहकर अनामिका फोन काट देती है। माँ, मुझे अर्जेंटली अभी के अभी ससुराल लौट जाना होगा। मैं फिर आऊंगी और आपसे बात करूंगी। ठीक है बेटा, सावधानी से जाना। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। उधर गांव के ऑटो स्टैंड में प्रसाद का फोन अचानक से बज उठता है। वो देखते हैं शारदा ने फोन किया है। अभी तक घर से निकले 1 घंटा भी नहीं हुआ और फिर से मेरी पत्नी मुझे फोन कर रही है। इतना सोचकर वो फोन उठाते हैं। कहो शारदा, कहाँ है आप? अभी तक बहनी नहीं हुआ है, मैं ऑटो स्टैंड में खड़ा हूँ। बताओ क्या हुआ? एक बार जरा घर आइए। अरे बताओ ना, क्या बात है? अभी ऑटो के लाइन में खड़ा हूँ, नहीं निकल सकता। 1-2 ग्राहक आ जाए तो बहनी हो जाएगा। दामाद जी घर पे बेटी को लाकर उसे छोड़ के चले गए हैं। ये सुनकर प्रसाद को समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या कहना चाहिए। वो दुखी हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी क्या कर रही है? कमरे में बैठ के रो रही है। ठीक है, बेटी का पसंदीदा चिकन लाके बना दो। फिर आप कब घर आएंगे जी? शाम को घर आने के बाद मैं बात करूँगा। ठीक है जी, आप जरा ध्यान रखिएगा, बेटी के बारे में सोचकर दुखी मत होइएगा। नजर रख के गाड़ी चलाइएगा, पूरा परिवार आप पे ही निर्भर है। ठीक है शारदा। इतना कहकर शारदा फोन रख देती है। फिर बेटी स्वरूपा जो रो रही थी उसके पास जाती है। अरे बेटा, तुम्हारे और दामाद जी में लड़ाई हुई थी? ये बात हो ही रही थी कि तब तक बहू अनामिका घर पे आती है, साथ ही जूस ले आती है। रूपा, पहले तुम जूस पी लो। ये सुनकर स्वरूपा गुस्से से कहने लगती है, मैं पी लूंगी, वहाँ रख के चली जाओ। अनामिका उसके गुस्से का परवाह ना करते हुए फिर से कहती है, पी लूंगी ये कहने से नहीं होगा रूपा, तुम पियोगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। अब तुम माँ बनने जा रही हो। दामाद जी जब कह रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया, अभी तो अपना ध्यान देना होगा।
इस तरह कहकर अनामिका जूस लेकर जिद्दी बन के वहीं पे खड़ी रह जाती है। अनामिका की बातें सुन के शारदा बहुत खुश होती है। क्या कह रही हो? तुम्हारी भाभी सच कह रही है? तुम माँ बनने जा रही हो? हाँ माँ, पर क्या आप मेरे चेहरे पे कोई खुशी देख रही है? ये सुनकर शारदा दुखी हो जाती है। तो क्या दामाद जी कह रहे हैं अभी संतान नहीं चाहिए? वो नहीं माँ, दहेज वाला जो पैसा बाकी था वो मांग रहे हैं। उसके लिए वो तुम्हें यहाँ पे लाके छोड़ के गुस्से से चले गए ताकि पैसे मिल जाए। उसे तो पिताजी से एक बार बात करनी चाहिए थी। वो तो नहीं पता माँ, पर उन्होंने कहा है कि दहेज के पैसे लाओगी तभी वापस आना, नहीं तो तुम वहीं पे रह जाना। और ऐसा कहकर वो मुझे गुस्से से छोड़ के चले गए। ठीक है स्वरूपा, हम इसको संभाल लेंगे। तुम अभी आराम से जूस पियो, यहाँ आराम करो। मैं तुम्हारी पसंदीदा चिकन बनाती हूँ, तुम पेट भर के खाना खाओ। असल में ये सब कुछ हुआ है बस आपकी वजह से। असल में भाई को अच्छा दहेज वाला रिश्ता आया था, पर वो आपके चुंगल में फंस के आपसे शादी कर लिए। पर आप तो एक फूटी कौड़ी लाई नहीं, कुछ भी नहीं, अनाथ ठहरी। एक कपड़े में यहाँ आ गई। आप ही पेट भर के खाइए और आराम से सोइए। अरे मुझसे लड़ाई करने के लिए भी तुम्हें ताकत चाहिए ना स्वरूपा। लो जूस पियो और थोड़ा आराम करो। उधर मैं जाके अपना काम कर लेती हूँ, तुम्हें थोड़ी ताकत आ जाएगी, उसके बाद तुम आराम से मुझे डांटना, ठीक है ना? अनामिका के इस तरह से कहने पे स्वरूपा को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब तक हरीश और भव्या बात करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। भाभी ऐसा कह रही है और माँ तुम चुपचाप खड़ी होकर ये सब सुन रही हो। तुम्हारी भाभी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से उसे मैं डांटूं। ओहो, तो अब सास बहू एक हो गई है, तो अब आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी? जूस पियो बेटा, शाम को तुम्हारे पिताजी आएंगे तो कहूंगी दहेज का पैसा चुका देने के लिए। अनामिका, रूपा का जरा ध्यान रखना। अच्छा ठीक है माँ जी। इस तरह कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। इसी तरह वो दिन निकल गया। उधर प्रसाद अपना ऑटो परमेश्वर के पास जाके लगाया और ऑटो को प्यार से देखते हुए उसकी आंखें भर आई। इतने दिनों तक छोटे भाई की तरह तुमने मुझे बहुत सहायता की है। आज बेटी के परिवार को बचाने के लिए मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। इस तरह दुखी हो रहे थे, तब तक परमेश पैसे लाकर प्रसाद को देते हैं। प्रसाद उन पैसों को लेकर घर चले जाते हैं और शारदा के हाथों में जाके देते हैं। शारदा उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, ऑटो कहाँ है? परमेश को बेच दिया बहू। शारदा, पैसे देकर बेटी को उसके घर भेज दो। अजी अब नाना जी बनने वाले हैं और मैं नानी। शारदा के कहने के बावजूद प्रसाद उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उस रात दामाद जी आते हैं। शारदा उन्हें पैसे देती है और बेटी को उनके साथ भेज देती है। इसी तरह दिन निकलते हैं। प्रसाद अपने ऑटो के गम में अब बीमार पड़ जाते हैं। तेज बुखार हो जाता है। ऑटो ऑटो सिर्फ ऐसे ही कहते रहते हैं। घर में प्रसाद की ये हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। दुखी होकर अनामिका अनाथालय आती है और उस आम के पेड़ के पास जाती है। चिंता मत करो, तुम्हारे ससुर जी बीमार पड़े हैं उस ऑटो के गम में, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। इस तरह कहकर वो आम का पेड़ एक ऑटो में बदल जाता है। अनामिका जाके उस ऑटो में बैठ जाती है। वो आम ऑटो जब सड़क से जाने लगा तो सड़क में जितने भी लोग थे सभी लोग आश्चर्य होकर देखने लगे। बिना ड्राइवर का ऑटो मोड में ऑटो चलते देख सभी लोग बड़े ही आश्चर्य थे। थोड़ी देर बाद वो ऑटो जाके शारदा के घर के सामने रुकता है। जाओ, जाके प्रसाद को उठने के लिए बोलो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, और उसे बाहर लेकर आओ। इस तरह कहने पे अनामिका खुशी खुशी अंदर जाती है, शारदा को पूरी बात बताती है और प्रसाद को बाहर ले आती है। जैसे ही प्रसाद उस आम ऑटो को देखते हैं मानो कि तंदुरुस्त हो जाते हैं और सीधा ऑटो के अंदर आके बैठ जाते हैं। बच्चे, इस मायावी आम ऑटो में आके बैठो। हाँ दादाजी, जरूर बैठूंगा। ये ऑटो देखने में तो बड़ा ही अच्छा है। मैं भी दादाजी ऑटो में आके जरूर बैठूंगी। इस तरह बच्चे भी बहुत खुश होकर ऑटो में आके बैठ जाते हैं। प्रसाद बड़े ही खुशी के साथ उस आम ऑटो को चलाने लगते हैं। प्रसाद को इस तरह से ऑटो चलाते देख अनामिका भी बहुत खुश होती है। प्रसाद धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। फिर से प्रसाद ऑटो चलाने का काम शुरू कर देते हैं। वो कस्टमर को बैठा के इधर से उधर करते हैं और जो पैसे वहाँ से वो कमाते हैं उसी से पूरा परिवार चलाने लगते हैं।
ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।